अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल। यहाँ पर इसकी दूसरी हेडिंग लिखी हुई है केमिकल कंपोजिशन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। सवाल ये कि ये प्रोटोप्लाज्म खुद होता क्या है। तो हमने प्रोटोप्लाज्म की एक जनरल डेफिनेशन यहाँ पर बयान की हुई है कि प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग मैटर ऑफ द सेल। सेल का लिविंग मैटर ये प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। लिविंग मैटर से हमारी मुराद क्या है? लिविंग मैटर मतलब कि ऐसी जगह जहाँ पर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती हों जो सेल के लिए ज़रूरी हैं, जो जगह है रिएक्शंस के लिए। मिसाल के तौर पर जहाँ मेटाबॉलिज्म हो रहा हो, जहाँ पर चीज़ें बनती हो टूटती हों, तो सेल के अंदर जिस जगह पर ये रिएक्शंस हो रहे हैं उसे हम प्रोटोप्लाज्म कह रहे हैं। अब सवाल ये कि सेल के अंदर किस जगह पर ये रिएक्शंस हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर वो मटेरियल आ जाता है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर है, यानी कि साइटोप्लाज्म भी इसके अंदर आ जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म भी इसके अंदर आ जाएगा और ऑर्गेनेल्स भी इसके अंदर आ जाएंगे। तो साइटोप्लाज्म हो गया, वहां पर भी पानी मौजूद है। न्यूक्लियोप्लाज्म आ गया, वहां पर भी पानी मौजूद है और सेल के ऑर्गेनेल्स में भी पानी मौजूद है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि केमिकली प्रोटोप्लाज्म में जो चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है वो वाटर है और उसका तादाद कितना है? 70 से 90%। आपके बुक के अंदर भी इसी तरह से इस केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म के अंदर वाटर का ही जिक्र किया जा रहा है कि वाटर बहुत ज़्यादा मौजूद है और अगर वाटर चला गया तो बाकी जो चीज़ बचेगी वो होगा ड्राई वेट। अब इसको बुक के अंदर मौजूद एक चार्ट से समझते हैं, वहीं पर ये पूरी केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल को बयान किया गया है। बुक के अंदर जो ये वाला चार्ट मौजूद है, एमडीकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से सवाल आते हैं। मिसाल के तौर पर कौन सा मटेरियल है जो सेम तादाद में बैक्टीरिया के सेल के अंदर भी मौजूद है और हमारे सेल के अंदर भी मौजूद है। यहाँ पर दरअसल दो सेल्स को दिखाया गया है, एक बैक्टीरिया का सेल और एक हमारा सेल। आमतौर पर बैक्टीरिया के सेल और हमारे सेल को कंपेयर किया गया है यहाँ पर कि कौन सी मटेरियल हमारे सेल में कितनी तादाद में मौजूद है और कौन सी चीज़ बैक्टीरिया के अंदर किस तादाद में मौजूद है। तो जो चीज़ बैक्टीरिया के सेल के अंदर और हमारे सेल के अंदर सेम मौजूद है 70% जैसे कि वो मौजूद है, वो है वाटर। और उसके अलावा फिर उसके बाद अगर दूसरा सवाल ये आए कि कौन सी चीज़ है जो वाटर के बाद सेकंड नंबर पे हमारे सेल के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो वो है प्रोटीन, जो कि 18 या फिर 15% मिलता है। फिर उसके बाद जो चीज़ें आ जाती हैं वो आ जाती हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, डीएनए, आरएनए, ये चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर हम कहें कि हमारे सेल के अंदर वाटर एक तो सबसे ज़्यादा मौजूद है जो कि एक इनऑर्गेनिक मटेरियल है, बाकी जो चीज़ें मौजूद है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, डीएनए, आरएनए, ये हैं हमारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स मौजूद है, कुछ और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी मौजूद हो सकते हैं जो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में मौजूद है, जैसे वाइटामिन वगैरह हो गए, और उसके अलावा कुछ इनऑर्गेनिक आयंस हो गए, साल्ट्स हो गए, तो ये भी मौजूद हो सकते हैं। तादाद यहाँ पर मौजूद है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें 4% हमारे अंदर, बैक्टीरिया के अंदर 3%। और अगर हम बात करें लिपिड्स के बारे में 3% हमारे अंदर, 2% बैक्टीरिया के अंदर। अगर हम बात करें डीएनए के बारे में, बैक्टीरिया के अंदर 1%, हमारे अंदर 0.25%। और अगर हम बात करें आरएनए के हवाले से, बैक्टीरिया में 6%, हमारे अंदर 1.10%। तो बाकी चीज़ों का तादाद यहाँ पर ये बयान किया जा रहा है। अब जैसे कि हमने कहा कि हमारा प्रोटोप्लाज्म इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है। सवाल ये आए अगर कि ये खुद बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स किसके बने हुए हैं, तो जैसे हमने कहा कि ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, ये छोटे मॉलिक्यूल्स के बने होंगे। ऊपर आपकी बुक में ये चार्ट इसी को बयान करता है कि ये बड़े मॉलिक्यूल्स कौन से छोटे मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं। अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बड़े मॉलिक्यूल्स के हवाले से, बड़े मॉलिक्यूल्स में ओलिगोसेक्राइड्स भी होंगे और पॉलीसेक्राइड्स भी होंगे। ये ओलिगो और पॉलीसेक्राइड क्या है कि कार्बोहाइड्रेट दरअसल शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर एक शुगर का मॉलिक्यूल होगा तो वो कहलवाएगा मोनोसेक्राइड। मोनो का मतलब होता है एक, सेक्राइड का मतलब है शुगर। तो एक शुगर का मॉलिक्यूल मौजूद है, एक छोटा सा यूनिट। अगर एक से ज्यादा 2 या 10 तक शुगर के मॉलिक्यूल्स आ गए, एक ये शुगर का मॉलिक्यूल, दूसरा, तीसरा, ये 10 तक अगर शुगर के मॉलिक्यूल्स आ गए तो बनते हैं हमारे पास ओलिगोसेक्राइड्स। और अगर 10 से बहुत ज्यादा हो गए तो बनते हैं हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स। तो ये ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड ये बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनके छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं मोनोसेक्राइड्स। जो बॉन्ड इनको जोड़ता है वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। प्रोटीन बड़े मॉलिक्यूल्स, इनको जोड़ते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स जो कि अमाइनो एसिड्स होते हैं। फिर अगर हम बात करें उसके बाद लिपिड्स आ जाते हैं हमारे पास, न्यूक्लिक एसिड आ जाते हैं। लिपिड्स की अलग अलग किस्में होती हैं, वैक्सेस होती हैं, फैट्स एंड ऑयल्स होती हैं, फास्फोलिपिड्स होते हैं, टर्पेनॉइड्स होते हैं, आगे हम इनका डिस्कस करेंगे। फिर इनका जिक्र भी किया जा रहा है कि फैट्स एंड ऑयल्स के अंदर ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड मौजूद होता है। हम ज़्यादातर जो आम जिंदगी में चीज़ देखते हैं वो फैट्स और ऑयल्स देखते हैं। इनके अंदर जो केमिकल्स मौजूद है, एक अल्कोहलिक केमिकल मौजूद है ग्लाइसरॉल, और एक एसिडिक केमिकल मौजूद है फैटी एसिड। जब एसिड और अल्कोहल जुड़ता है तो उनके दरमियान में जो बॉन्ड बनता है उसे ईस्टर लिंकेज कहा जाता है।
और उनके बनने का प्रोसेस एस्टरिफिकेशन कहलवाता है। फास्फोलिपिड्स का भी जिक्र किया जा रहा है। मजीद अगर हम बात करें तो लास्ट में लिखा हुआ है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जब दो मॉलिक्यूल्स, दो डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं तो बनाते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। मिसाल कार्बोहाइड्रेट से और प्रोटीन है, ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, अगर आपस में जुड़े तो बनाएंगे ग्लाइकोप्रोटीन। ये होगा एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। प्रोटीन और लिपिड अलग अलग हैं, अगर ये आपस में जुड़े तो बनाएंगे लिपोप्रोटीन। इसी तरह से न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन अलग अलग हैं, अगर आपस में जुड़ेंगे न्यूक्लियोप्रोटीन बनाएंगे। तो ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में जुड़ करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसे हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कह रहे हैं। फिर हमने जिस जिक्र किया हुआ है मॉलिक्यूल्स, केमिस्ट्री के अंदर हमने पढ़ा हुआ है, ये खुद बना होता है एलिमेंट्स का। तो कौन से एलिमेंट्स है जो इनको बनाते हैं? इस सवाल से यहाँ पर मौजूद है कि तकरीबन जो एलिमेंट्स मौजूद हैं ज़्यादातर उनमें 6 एलिमेंट्स आ जाते हैं। 6 बहुत ज़्यादा एलिमेंट है, जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर शामिल है। अगर हम सल्फर की बात करें तो सल्फर बहुत कम तादाद में मौजूद होता है, कैल्शियम ज़्यादा तादाद में मौजूद होता है इससे। इसके लिए फेडरल की बुक में ये चीज़ ज़्यादा अच्छे तौर पर चार्ट के अंदर बयान की गई है। यहाँ पर उन बायो एलिमेंट्स का जिक्र है जो बायोमॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। सबसे ज़्यादा जिक्र किया जा रहा है ऑक्सीजन के हवाले से 65%, कार्बन के हवाले से 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम जो है 2% और फास्फोरस जो है 1%। ये हमारी बॉडी के अंदर बायो एलिमेंट के अंदर 99% मौजूद हैं, यानी बहुत ज़्यादा तादाद में जो एलिमेंट हमारी बॉडी में मिलते हैं वो होते हैं ये 6 एलिमेंट्स। फिर उसके बाद जो 1% से भी कम मिलते हैं उन्हें माइनर एलिमेंट्स कहा जाता है। ये वाले मेजर एलिमेंट्स हो गए। जो कम मिलते हैं माइनर एलिमेंट्स, इनमें पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम और मैग्नीशियम शामिल है। और इनसे भी बहुत कम मिलते हैं जो 0.1% से भी कम होते हैं, उन ट्रेस एलिमेंट कहा जाता है, जैसे कि आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक हो गया। तो ये इन एलिमेंट्स का जिक्र है जो इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को बनाने का काम करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।